हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 20 के बारे में, जिसका नाम है सरम विभाजन। तो सबसे पहला टॉपिक तो ये रहेगा, और ये हम आज से पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, जिसको हम लेबर डिवीज़न भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो ये देखेंगे कि सरम विभाजन का मतलब क्या होता है, और उसके बाद दुर्खाइम, यानी कि जिनका नाम एमिल दुर्खाइम है, और कार्ल मार्क्स, इनके जो विचार हैं लेबर डिवीज़न पे, श्रम विभाजन पे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा कि सवाल कहाँ से आएगा, कहाँ से बनता है, लेकिन उससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि श्रम विभाजन होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ वैसे तो आपको, पर कोई बात नहीं, चैप्टर इस सेपरेटली दिया हुआ है तो बात करते हैं इस पर थोड़ी सी गहराई से। ठीक है, सबसे पहले श्रम विभाजन से तात्पर्य क्या है, ये देखना होता है कि भाई श्रम विभाजन बेसिकली होता क्या है। देखो, काम को बांटना ही श्रम विभाजन है, राइट। जैसे कि हम फैक्ट्री में देखते हैं, फैक्ट्री में एक व्यक्ति एक कमीज को एक दिन में बनाता है, ठीक है। जो एक टेलर होता है, फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है, वहाँ पे काम हो रहा है शर्ट बनाने का, टी शर्ट जो होती है, शर्ट जो होती है, उसको सिलने का काम होता है। तो वो जो व्यक्ति बनाता है, एक दिन में एक ही व्यक्ति एक शर्ट बना पाता है सिर्फ। और वहीं पे अगर 10-15 लोग काम कर रहे हो तो वो दिन में 10-15 शर्ट्स आराम से बना सकते हैं, ठीक है, तेज़ गति से। तो इससे क्या होगा, जो लाभ है वो बढ़ेगा, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, राइट। तो इससे क्या होता है, बहुत फ़ायदे भी होते हैं। तो ये होता है श्रम विभाजन, यानी कि एक काम को जब बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, उसी को हम कहते हैं श्रम विभाजन। मैंने आपको एक शू बनाने वाली फैक्ट्री का भी एग्जांपल दिया था कि भाई एक फैक्ट्री है जहाँ पे जूते बनाए जाते हैं, ठीक है, जूते बनाए जाते हैं। तो उस जूते का जो नीचे वाला शॉल होता है, इसको कहते हैं शॉल। जो भी है आप देख लेना पहले। ऊपर वाला भाग होता है कोई और व्यक्ति बनाएगा, ठीक है, सेकंड व्यक्ति बना रहा है इसको, इसको फर्स्ट व्यक्ति बना रहा है, और इन दोनों को जोड़ने का काम एक थर्ड व्यक्ति करेगा, ठीक है। एक शू लेज होते हैं, इनको बनाने का काम एक और व्यक्ति करता है। तो ये क्या हो गया, एक ही काम है जूता बनाना, लेकिन इसको बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इसी को हम श्रम विभाजन कहते हैं, ठीक है। एक ही काम को जब अलग अलग लोग करते हैं, उसको श्रम विभाजन कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं आर्थिक प्रगति। मैंने बता दिया कि आपको जब श्रम विभाजन होता है तो आर्थिक प्रगति भी होती है, ठीक है। जो एक लाभ होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है लोगों का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, श्रम विभाजन में जो काम होता है वो फैक्ट्री में होता है, ना कि कोई एक व्यक्ति कर रहा है अपने घर में बैठ के। यहाँ पे काम कहाँ होता है, फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पे काम करते हैं जो श्रमिक होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं। पर जब हम घर में काम करते हैं तो एक ही व्यक्ति काम कर रहा होगा वहाँ पे, एक ही समाज के लोग काम कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कुम्हार का, तो भाई जो कुम्हार है तो वो कुम्हार, जितने भी कुम्हार हैं भारत में, वो सभी एक ही काम करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने का, राइट। उसको हम क्या कहेंगे, उसको श्रम विभाजन नहीं कह सकते, वो श्रम विभाजन है ही नहीं, क्योंकि एक ही समुदाय के लोग एक ही काम कर रहे हैं। श्रम विभाजन मतलब जहाँ पे अलग अलग कास्ट के लोग एक साथ आके काम करते हैं, उसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद श्रम विभाजन पर दुर्खाइम के विचार, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे आता है हमारा। यहाँ पे जो एमिल दुर्खाइम है, सॉरी, हाँ, एमिल दुर्खाइम है, वो उनका एक कंपैरिजन दिया हुआ है आपको दो समाजशास्त्रियों के अलावा। पहला है अगस्त कॉम्टे, ठीक है, या अगस्त कॉम्ट कह लो इनको, हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। तो ये दो अलग अलग समाजशास्त्री हैं, ये पहले हैं, ये दूसरे हैं, जो भी आप देख लो। तो बेसिकली ये दोनों क्या कह रहे हैं, ये दोनों कह रहे हैं कि जो लोग आज संबंध बनाते हैं ना, जो किसी के संपर्क में आते हैं, उसके पीछे उनका निजी स्वार्थ होता है, राइट। जो आज बंधन है, हम एक साथ रहते हैं, जो रिलेशनशिप बनती है लोगों की, उसके पीछे एक स्वार्थ होता है, ऐसा इन दोनों का मानना है, हर्बर्ट स्पेंसर और ये अगस्त कॉम्ट का। जबकि जो दुर्खाइम है वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो रिश्ते हम बनाते हैं, जो हम संबंध बनाते हैं लोगों के साथ में, उसके पीछे है संघर्ष। कारण क्या है, संघर्ष है, कि संघर्ष आज इतना बढ़ गया है कि हम ना चाहते हुए भी हमें एक दूसरे के साथ संबंध बना के रखने पड़ते हैं, पता नहीं कब जाने किसकी ज़रूरत पड़ जाए, इस वजह से, ठीक है। तो ये है एमिल दुर्खाइम के विचार। उसके अलावा इन्होंने एक और बातें, मतलब काफ़ी सारी बातें यहाँ पे बता रखी है, वो भी पढ़ेंगे हम साथ में। जैसे कि ये आपका कुछ प्रकार बता रखे हैं, इनके बारे में बात करेंगे कि भाई जो श्रम विभाजन के कुछ प्रकार बताए हैं किसने, एमिल दुर्खाइम ने, ठीक है। एमिल दुर्खाइम ने कुछ
प्रकार बताए हैं किसके, विभाजन के, श्रम विभाजन के, लेबर डिवीजन के। पहला मैंने आपको पढ़ाया था एकात्मकता का, ठीक है, यांत्रिक एकात्मकता, और दूसरा होता है सावयवी एकात्मकता। मैंने आपको बताया था कि जो यांत्रिक एकात्मकता होती है वो एक तरीके से समान होने की एकात्मकता होती है। उसमें जैसे कि कुम्हार है तो सभी कुम्हार एक ही तरीके के काम करते हैं, ठीक है, इनका ये घरेलू काम होता है। कुम्हार का बच्चा, कुम्हार के जो पिता होंगे, उनके जो ग्रैंडफादर होंगे, वो भी यही काम करते आ रहे होंगे। इसी को हम यांत्रिक एकात्मकता कहते हैं। उसके बाद एक होता है सावयवी एकात्मकता, जो आप अभी के समय में देखते हो, ठीक है, अभी जो प्रेजेंट में चलता है। फैक्ट्री में आप काम करते हो, किसी ऑफिस में अगर आप काम करते हो या करोगे, तो वहाँ पे हर कास्ट के लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई अलग अलग तरीके की एकात्मकता। देखो, अलग अलग कास्ट के लोग काम करते हैं लेकिन काम एक ही करते हैं, जो ऑफिस में होता है, राइट। ऑफिस में या फैक्ट्री में अगर जूते बनाने का काम हो रहा है, शूज़ बनाने का काम हो रहा है, तो सभी लोग उसी काम को करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसलिए एकता भी है। यांत्रिक एकात्मकता में सभी लोग यांत्रिक रूप से एक होते हैं, यानी कि एक ही समाज के होते हैं, एक ही धर्म के होते हैं, एक ही जाति के होते हैं। सावयवी एकात्मकता में उनकी कास्ट अलग हो सकती है लेकिन काम एक ही होता है, ठीक। तो ये इनमें डिफरेंसेस होता है। उसके बाद हम बात करते हैं श्रम विभाजन के जो कारण होते हैं उसके ऊपर, उसके बारे में। यहाँ पे एमिल दुर्खाइम बताते हैं कि जो श्रम विभाजन का जो कारण है सबसे बड़ा, वो है जनसंख्या का बढ़ना, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या होता है, श्रम विभाजन भी बढ़ने लगता है, ठीक है। संघर्ष बढ़ता है, भाई एक ही सीट पर बहुत सारे बच्चे जो है नियुक्त होने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट जॉब निकली है 100, वहाँ पे जो बच्चे होंगे उनकी लाखों की तादाद में वो फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं। अब नहीं आता, सिर्फ 100 ही बच्चे सिलेक्ट होने हैं उसमें से, बाकी सब हो जाएंगे ख़त्म, ठीक है। मतलब कि उनका वो फेल है, उनको कुछ और करना पड़ेगा, किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए एमिन दुर्खाइम ने 2 शब्द बताए हैं, एक है भौतिक सघनता, एक होती है नैतिक सघनता, ठीक है। भौतिक मतलब वही जनसंख्या का बढ़ना, और जो नैतिक सघनता है उसका मतलब होता है संख्या में वृद्धि के कारण लोगों के परस्पर संबंध में तीव्रता, यानी कि जो रिलेशनशिप्स होती है उसमें भी गड़बड़ी आने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है श्रम विभाजन के सामान्य रूप। कुछ कारण होते हैं जो कि एमिल दुर्खाइम ने बताए हैं, इनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एमिल दुर्खाइम कह रहे हैं कि जो असमानताएं हैं, ठीक है, असमानता मतलब अनइक्वलिटी, ठीक है, UN होता है अनइक्वलिटी। तो जो ये अनइक्वलिटी जो होती है, इसके पीछे इन्होंने बताया है कि भाई जो असमानताएं जो फैलती है, ठीक है, जो समस्याएं जो आती है, उसके पीछे रीज़न है कि जब हम श्रम विभाजन को एक अलग तरीके से गड़बड़ी से या बहुत तेज़ी से परिवर्तन करते हैं, तब असमानता फैलती है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने कुछ रीजंस बताए हैं जो कि नीचे लिखे हुए हैं, राइट। जैसे कि पहला है प्रतिमानहीनता। इसमें क्या होता है कि भाई जब लोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं तो भौतिक जीवन जो होता है वो तो ठीक हो जाता है, ठीक है, परिवर्तन होता है कि हमारी जो पैसे होते हैं बहुत आ जाते हैं व्यक्तियों के पास, कमाई अच्छी हो जाती है, घर मकान गाड़ी सब कुछ होता है। लेकिन जो नियम होते हैं, जो लॉज होते हैं, जो हमारी जो सरकार या हमारे जो समाज बनाते हैं मिलके, समाज के जो लोग होते हैं वो मिलके बनाते हैं, उसमें गड़बड़ी आ जाती है। वो इतनी तेज़ी से हम उसमें परिवर्तन नहीं कर पाते जितनी तेज़ी से हम विकास करते हैं, ठीक है। हमारा जो विकास होता है वो बहुत तेज़ी से हो जाता है, पर यहाँ पे एक गड़बड़ी ये होती है कि भाई जो हमारे जो नियम कानून हैं, जो परंपराएं हैं, वो वहीं की वहीं रहती है, उसको हम बदल नहीं पाते हैं, ठीक है। पहला कारण ये होता है। उसके अलावा दूसरा कारण बताया इन्होंने असमानता, ये भी एक कारण होता है, अनइक्वलिटी, लोगों के बीच में असमानताएं फैल जाती है। यहाँ पे एमिल दुर्खाइम ने एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की है, जैसे कि हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम था ना, तो ये क्या है, ये हमारे देश में अनइक्वलिटी को लेके आता है, ठीक है, अनइक्वलिटी को लेके आता है। इसकी वजह से हमारे समाज में जो है गड़बड़ी पैदा होती है कि भाई एक समाज तो सुपीरियर है और एक समाज को कोई भी हक नहीं है, ठीक है, उसके पास चलने का भी हक नहीं है, वो मतलब कि भीड़ में चल भी नहीं सकता क्योंकि वो अछूत है।
तो ये हमारे समाज की एक एक एग्जाम्पल देके बताने की कोशिश करते थे कि समाज असमानता को। अगला कारण है अपर्याप्त संगठन, कि भाई जो संगठन होते हैं, संगठन मतलब जैसे कि यूनियंस होती है हमारे इंडिया में क्या सब देश में होती है, एम्प्लॉयज़ यूनियन होती है ना, जो मजदूर संघ होते हैं, इन सबको संगठन कहते हैं। तो जब श्रम विभाजन होता है ना, तो ये संगठन भी नहीं बन पाते, राइट, क्योंकि इन लोगों के बीच में असमानताएं फैलाई जाती हैं वर्ग के आधार पे, इनकी कास्ट के आधार पे, जिसकी वजह से संगठन नहीं बन पाते इन लोगों के, ठीक है, साथ में मिलके ये लोग अपने हक का मांग नहीं पाते। तो ये रहे एमिल दुर्कहाइम के विचार श्रम विभाजन पे। उसके बाद हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। इनके बारे में जानना शुरू करते हैं उससे पहले एक बात सुन लो, पर्सनली बात है कि जो बैकग्राउंड नॉइस आती है पीछे से बहुत ज़्यादा कभी कभी, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उनको अवॉइड किया करो, ठीक है, उन पर ध्यान मत दिया करो, क्योंकि अब किससे आप क्या कह सकते हो, ठीक है, मन नहीं कर सकते हम लोग किसी को कुछ कह नहीं सकते आज के ज़माने में। तो हमें रुकना नहीं होता, ठीक है, कुछ भी आ जाए दिक्कतें, बहुत सारी संघर्ष करना पड़ता है व्यक्ति को, तो हमें रुकना नहीं चाहिए ऐसे कंडीशंस में। अब डेली आती है, अब अगर मैं इसी टाइम पे आती है जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तभी आती है ये नॉइसेस जो आती है बैकग्राउंड से। अब लोग रहते हैं आसपास में, किससे आप क्या कह सकते हो, ठीक है, नाराज़ हो जाएंगे, गाली गलौज करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड जो है वैसा है ही नहीं, ठीक, तो अवॉइड ऑल दैम। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कार्ल मार्क्स के बारे में, कि भाई कार्ल मार्क्स के क्या विचार है श्रम विभाजन पर। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने कुछ बताया है यहाँ पे, जैसे कि हमने एमिल दुर्कहाइम का देखा, उन्होंने दो तरीके से श्रम विभाजन को बांटा था, ठीक है, एक एकता को के बारे में बताया था कि भाई एक होती है यांत्रिक एकता, एक होती है सावयवी एकात्मकता। ऐसे ही कार्ल मार्क्स ने दो तरीके के यहाँ पे विभाजन बताए हैं श्रम में। पहला होता है सामाजिक श्रम विभाजन, ठीक है, दूसरा होता है औद्योगिक श्रम विभाजन। पहले में बता रखा है इन्होंने कि भाई जैसे कि हमारे हिस्ट्री में आप पढ़ते हो या बुक्स वगैरह में, तो वहाँ पे आपको मिलता है वस्तु विनिमय, ठीक है, वस्तु विनिमय। यहाँ पे क्या था कि भाई वस्तु के बदले में चीज़ों का आदान प्रदान, क्योंकि उस समय करेंसी नहीं थी हमारे पास, तो ये सामाजिक श्रम विभाजन नहीं है, वहीं से आया है। ये हिस्ट्री का बताते हैं कार्ल मार्क्स कि भाई पहले क्या होता था हमारे समाज में कि वस्तु से हम जो है लेन देन करते थे, ठीक है, पहले के समाज में जब करेंसी नहीं थी हमारे पास तब। तो ये यहाँ पे क्या था कि भाई कोई एक परिवार का व्यक्ति या एक परिवार, एक समाज, एक जाति के लोग एक जैसा काम करते थे, उसी को ये सामाजिक श्रम विभाजन कहते हैं, ठीक है, वो समाजों में बटा हुआ था। जैसे कि ये आपको देखने को मिलता है, एक व्यक्ति है जिसके पास चक्की रखी हुई है, वो चक्की को पीसता है, मतलब अनाज वगैरह जो भी गेहूँ होता है, अनाज होता है, एक ही बात है ना, मतलब वही अनाज और वो क्या बोलते हैं बाजरा, मक्का, ये सारी चीज़ें पीसते हैं। वैसे ही और भी समाज के काम होते हैं जो लोग करते हैं, ठीक है, खेती करते हैं कुछ लोग, तो वो पूरा समाज होता है वो खेती करता है, वस्तु के बदले में वस्तु खरीदता है और बेचता है, इस तरीके से करेंसी नहीं होती है, ठीक है, आप अपनी चॉइस से कुछ खरीद नहीं सकते उस समय। फिर आता है औद्योगिक समाज, ठीक है, औद्योगिक श्रम विभाजन, ये बटा हुआ है फैक्ट्रियों के आधार पे, क्योंकि उद्योग मतलब फैक्ट्री तो होती है, फैक्ट्री लगी होती है, तो यहाँ पे आपके पास करेंसी भी होती है, आप फैक्ट्री से कुछ भी खरीद सकते हो, ठीक है, पैसे दो और कुछ भी आप जो आपका मन करे आप खरीद सकते हो, आप जो काम करते हो उसके बदले में आपको वस्तु नहीं मिलती, आपको पैसे मिलते हैं, पैसों से आप कुछ भी खरीद सकते हो। तो यही औद्योगिक श्रम विभाजन है। पहले का श्रम विभाजन समाज के आधार पे था, क्योंकि समाज में जो लोग थे वो आदान प्रदान करते थे चीज़ों को, ठीक है, साथ में बना कर रखते थे। पर अब क्या हो गया है भाई, औद्योगिक रूप से जो है समाज बदल गया है, इसी को हमने अलग अलग नाम दे दिए हैं, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है यहाँ पे। अब ये बता रहे हैं कि परिणाम क्या होते हैं जब हम औद्योगिक श्रम विभाजन करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है। सबसे पहला परिणाम बता रहे हैं कि भाई जो लाभ होता है वो पूंजीपतियों के हाथ में जाता है,
यानी कि जो भी प्रॉफिट होता है उस फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको ना मिलके वो जो फ़ायदा होता है वो मालिक लेके जाता है। उन वर्कर्स को उतना ही पैसा मिलता है जितना उनको दिया जाता है सैलरी के तौर पे, उसके अलावा उनको कोई एक्स्ट्रा बोनस वगैरह नहीं मिलता। पहला। दूसरा जो परिणाम है वो ये बता रहे हैं कि कामगारों का अपना उत्पादन पर नियंत्रण नहीं रहता, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो श्रम होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते। मालिक जो बोलेगा उनको वो करना पड़ेगा, ठीक है, ना चाहते हुए भी। तो ये होता है। श्रम वर्ग का अमानवीकरण। श्रमिकों को उतना, मतलब कि कहने का मतलब है कि उतना अवार्ड्स नहीं मिलते जितने उनको मिलने चाहिए, ठीक है। वो काम ही करने लायक रह जाता है, उसके अलावा जो प्रॉफिट होता है, जो वाह होती है, वो मालिक की होती है, ना कि उन श्रमिकों की जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, जिनकी मेहनत लगी हुई है उस काम को उस चीज़ को बनाने में। उनको वो सब कुछ भी नहीं मिल पाता जो कि एक मालिक को मिलता है। उसके बाद एलिएशन का आता है, अलगाव। इसमें क्या होता है, जो श्रमिक होता है उसको एक ही काम बार बार करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपने काम से ऊब जाता है। इसी को हम अलगाव कहते हैं। उसका काम करने का मन कैसे करेगा जब आप एक ही काम को रोज़ाना करोगे? मन नहीं करता है, ठीक है। ये वैसे ही होता है जैसे कि आप कहते हैं ना, केक बहुत पसंद है मुझे, मुझे कोई केक देगा तो मैं रोज़ खा सकता हूँ, तो नहीं खा सकते भाई। अगर एक ही डिश आपको रोज़ाना मिलेगी तो आप बोर हो जाओगे उससे, बेशक वो आपकी फेवरेट है, पर एक समय ऐसा आएगा कि आप उल्टी कर दोगे, ठीक है, जो भी खाया है आपने, क्योंकि मन भर जाता है व्यक्ति का। तो ये काम के साथ भी होता है। कार्ल मार्क्स ने ना इस समस्या को हल करने के लिए भी एक तरीका बताया है। क्या तरीका बताया है? वो कहते हैं कि क्रांति कर दो, ठीक है। जैसे कि हमने कार्ल मार्क्स के बारे में पहले ही पढ़ा था, उन्होंने बताया है कि भाई साम्यवादी व्यवस्था आई थी, वो ख़त्म हुई तो हमने देखा दास प्रथा आई, ठीक है। क्रांति हुई, ये भी ख़त्म हो गई, तो फिर एक आई सामंतवादी व्यवस्था। फिर सामंतवादी व्यवस्था को ख़त्म किया गया, क्रांति करी गई, तो पूंजीवादी व्यवस्था आई। तो ये सब क्यों हुआ? ताकि क्रांति, यहाँ पे इनके पीछे थी क्रांति, यहाँ पे क्रांति हुई, लोगों ने आंदोलन कर दिए, खिलाफ खड़े हो गए लोगों के कि नहीं भाई अब ये बदलो, मुझे नहीं चाहिए, इस तरीके से। तो बदलाव आया। कह रहे कि ये पूंजीवाद जो है ना, इसको भी हम ऐसे ही उखाड़ सकते हैं क्रांति करके, ठीक है। अगर यहाँ पे क्रांति अगर हम करते हैं तो पूंजीवाद भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा से साम्यवाद की शुरुआत होगी, जहाँ पे कोई भी वर्ग, कोई भी क्लास, कोई भी जाति, कोई भी प्रथा, किसी को भी एक स्वामित्व नहीं होगा किसी पे, किसी पर्सनल व्यक्ति का। जो जाता है, मतलब जो जहाँ जाना चाहता है वहाँ जा सकता है अपनी मनमर्जी से। तो ये रहा आज का चैप्टर। आशा करता हूँ कि कुछ ना कुछ तो हेल्प आपको मिली होगी। बाकी यहाँ पे देखो लास्ट में एक कंपैरिजन दिया हुआ है, ठीक है, तुलना करी हुई है दोनों की। जो हमने पढ़ा है सेम वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट की गई है, तो मुझे लगा कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो सही रहेगा कि हम इनकी तुलना ना करें। अगर आपको करनी है तो एक तरीका मैं बताता हूँ आपको। तुलना करने के लिए बात करेगा तो एक लाइन खींचना बीच में, ठीक है, पेज होता है ना, यहाँ पे लाइन खींचना और ऊपर लिखना श्रम विभाजन यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना एमिल दुर्खीम, और यहाँ पे लिख देना मार्क्स, ठीक है। इन दोनों के बारे में कि भाई ये वाला क्या सोचता है और ये वाला क्या सोचता है, फिर ये वाला क्या सोचता है, ये वाला क्या सोचता है। इससे आपका रिवीजन भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप तुलना जो कर सकते हो ऐसे कर सकते हो। वैसे जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ऐसे ही बनते हैं, तुलना पे, कंपैरिजन करने के ऊपर सवाल बनते हैं। तो यहाँ से सवाल बन सकता है, डायरेक्ट भी आ सकते हैं और ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों का याद रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।